अब बता दो कौन सुनाएगा। हाँ, वो एक साथ। ठीक है, और कोई? ये तो अपवातंत्र हुआ, इसके प्रकार कौन कौन से हैं? अपवातंत्र के प्रतिरूप कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया, पांच ना। पूर्ववर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती, ठीक, फिर साखित और जो है अरीय, ऐसा चार पांच टाइप हो गया है ना। चलो बताओ जी, साखित क्या होता है? शाखित अपवातंत्र क्या है? अरे ये तो गड़बड़ है, तुम बताओ जी। ट्राई करो ना। साखित क्या है? साखित अपवातंत्र बताओ। डेंड्राइटिक क्या है? हम्म, बताओ बताओ बताओ। वृक्ष के शाखाओं के जैसे। ठीक है, बताओ अनुवर्ती क्या होता है? हाँ, ढाल के दिशा में बहने वाली नदियों को अनुवर्ती कहते हैं, ठीक है। बताओ परवर्ती क्या होती है? अंजू, नहीं नहीं, पीछे पीछे। समकोण पर आकर मिलती है, ठीक। पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्ववर्ती, नहीं नहीं, दूसरा, वो परवर्ती हो गया, उसके बगल। हाँ हाँ, बताओ। हाँ, हिमालय के पहले से बह रही हैं और अभी भी ठीक बह रही हैं और अपर्दन भी करती है ना, ये है। और कोई जो उत्तर भारत की नदियों को बता सके कि उत्तर भारत की नदियों की क्या खास बात है? बताओगे? हाँ बताओ, उत्तर भारत की नदियों की क्या खास बातें हैं? हाँ हाँ, सदा नहीं रहती हैं। हाँ, इधर की मौसम होती हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक, मतलब लगभग लगभग मामला जो है सेट है, याद हो गया है ना। चलो, अब चूंकि हम लोग अपवाह तंत्र क्या होता है ये जान लिए हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं ये जान लिए हैं, है ना। और भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में बांट लिए हैं। क्लियर बात? अब आज पढ़ना शुरू करना है हमको उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, है ना, या इसे क्या बोलेंगे, उत्तर भारत का अपवाह तंत्र या हिमालयन अपवाह तंत्र। हिमालयन अपवाह तंत्र कहें या उत्तर भारत का अपवाह तंत्र कहें, दोनों का एक ही मतलब है। इसमें हमको पढ़ना है एक सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह
तंत्र को। दूसरा पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को। और तीसरा पढ़ना है गंगा नदी अपवाह तंत्र को, है ना। ऐसे कितने भागों में बांट दिए इसको? 3 भागों में बांट दिए हैं, और ये मेजर 3 ही अपवाह तंत्र हमको जानने हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपसे सारी बातें बनेंगी इसके बाद। जैसे अगर हम लोग देखें सिंधु नदी अपवाह तंत्र को, तो मान लेते हैं कि ये एक नदी निकली है और ये बहते हुए आ रही है, और बहते बहते इस प्रकार से मुड़ जाएगी और आ करके यहाँ समुद्र में मिल जाएगी। ये जो नदी है आ करके यहाँ जो मिल रही है, ये जगह है अरब सागर। कौन सा जगह है? अरब सागर। और जगह है पाकिस्तान का कराची। क्लियर? कौन सा जगह है? पाकिस्तान का कराची है। और ये नदी है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु नदी का अगर ओरिजिन देखें कहाँ से हो रहा है, तो ये निकल रहा है बोखर-चू ग्लेशियर से। कहाँ से निकल रहा है? बोखर-चू ग्लेशियर से, तिब्बत मानसरोवर झील के पास से, कैलाश पर्वत के पश्चिमी हिस्से से। क्लियर? और यहां से निकल करके टोटल 2880 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए, कितना? 2880 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए जा करके कहां मिल जाएगी? अरब सागर से। समझ में आ रहा है बात? कहां से निकली? बोखर-चू ग्लेशियर से। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए कॉपी बंद रख दीजिए, और जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, ठीक ना? बंद रखो कॉपी को। कहां से निकल रही है? बोखर-चू ग्लेशियर से। कितना लंबाई में बह रही है? 2880। और कहां जाके मिल रही है? अरब सागर में। किस देश में? पाकिस्तान में। मतलब ये नदी जो है, ये निकल कहां से रही है? तिब्बत से। तिब्बत वर्तमान में चाइना का हिस्सा है, तो या यूं कहें कि कहां से निकल रही है? चाइना से। फिर भारत आ रही है, और फिर पाकिस्तान जा रही है। मतलब कितने देशों में? 3 देशों में बह रही है। समझ गए बात को? कितने देशों में बह रही है? 3 देशों में, ठीक ना। अब 3 देशों में बह रही है, और टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर लंबाई है। अगर देखें तो भारत में इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं, है ना। भारत में इसकी अन्य सहायक नदियां हैं, लेकिन उससे पहले जहां से ये भारत में इंटर करती है, ये जगह है दमचौक। कौन सा जगह है? दमचौक से भारत में इंटर करेगी, और जहां से भारत से एग्जिट लेगी वो जगह है चिल्लास। ठीक? कहां से भारत में प्रवेश कर रही है ये नदी? दमचौक से। और भारत से बाहर कहां से निकल रही है? चिल्लास से। ठीक? इसकी सहायक नदियां देखें, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में आपको एक नदी जो ध्यान में रखनी है, ठीक ना, ऊपर से आ रही है, इस नदी का नाम क्या है? श्योक। क्या नाम है इसका? श्योक। दिख रहा है? ये कलर दिख रहा है? कौन सी नदी है? श्योक नदी। क्लियर? और एक नदी है इसी की सहायक, इसको कहते हैं नुब्रा। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। श्योक नदी और नुब्रा नदी दोनों ही सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं। दोनों कहां से निकल रही हैं? सियाचिन ग्लेशियर से। और सिंधु नदी कहां से निकल रही है? बोखर-चू ग्लेशियर से। बोखर-चू ग्लेशियर से निकलती है, ऊपर में लद्दाख और नीचे में जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। क्लियर? किसके किसके बीच? लद्दाख और जास्कर के बीच। क्लियर?
और इस तरीके से श्योक और नुब्रा आकर के किससे मिल जा रही हैं? सिंधु नदी से। एक नदी जो संदूर झील, कहां से निकल रही है? संदूर झील से। इस नदी का नाम क्या है? गिलगित। क्या नाम है इसका? गिलगित नदी। कौन सी नदी है? गिलगित नदी है। क्लियर। फिर इसकी एक और दाहिने तट से सहायक नदी है, ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल नदी। कौन सी नदी है? काबुल नदी। और काबुल नदी जो है ये निकल रही है कहां से? तो ये निकल रही है हिंदू कुश पर्वत से। कहां से निकल रही है? हिंदू कुश पर्वत से निकल रही है। क्लियर। कहां से निकल रही है? हिंदू कुश पर्वत से। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है गोमल। कौन सा नदी? गोमल नदी। ठीक। कौन सा नदी है ये? गोमल नदी है। और गोमल नदी कहां से निकल रही है? तो गोमल नदी जो है ये निकल रही है आपका कोहनक पर्वत से। कहां से? कोहनक पर्वत से। नहीं, हिंदू कुश पर्वत जो है ये अफगानिस्तान में है। ठीक। कहां है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से आ रही है कौन सी नदी? काबुल नदी। और इसकी एक सहायक नदी कौन सी है? एफ लिख दीजिए। हिमालय तो पढ़ाया हूं ना, और उसमें तो बताया हूं ना कि हिंदू कुश पर्वत कहाँ है, हैं? तो थोड़ा बढ़िया रिवीजन करो। ठीक है। चलो और देखें आगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब भारत की तरफ से आने वाली नदियां देखिए कि भारत की तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं। इधर से और भी नदियां हैं, तोची है, कुर्रम है, स्वात है, लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर की नदियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसा दो सरिताओं के मिलने से एक नदी बन गई, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिनाब। क्या नाम है इसका? चिनाब नदी। चिनाब नदी दो अलग अलग सरिताओं के मिलने से बन रही है। एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। चंद्रा और भागा। क्लियर। चंद्रताल से निकलेगी कौन सी नदी? चंद्रा। ठीक। कहां से निकल रही है? चंद्रताल से। और सूरज ताल, सूरज ताल से कौन सी नदी निकल रही है? भागा नदी। क्लियर। चंद्रा और भागा। ठीक। इन दोनों सरिताओं के मिलने से कौन सी नदी बन रही है? चिनाब नदी। कौन सी नदी बन रही है? चिनाब नदी बन रही है ना। चंद्रा और भागा ये जो है ये कहां से है? रोहतांग दर्रे के पास से निकल रही है। कहां से? रोहतांग दर्रे के पास से। यहां पर दर्रा है एक तो, कौन सा? रोहतांग। रोहतांग दर्रे के पास से। इसके बाद इसकी और सहायक नदियां देखें तो सहायक नदियों में देखिए ऊपर से एक सहायक नदी आके मिलेगी, इसका नाम है झेलम। क्या नाम है इसका? झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये निकल रही कहां से? ये निकल रही है शेषनाग झील से। कहां से? शेषनाग झील से। और यहाँ पे एक पर्वत भी है, पर्वत का नाम क्या है? वेरीनाग पर्वत। कहां से निकल रही है? शेषनाग झील, वेरीनाग पर्वत, है ना। पीर पंजाल श्रेणी से यहां से निकलेगी और टोटल 724 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए जाकर के किससे मिल जाएगी? चिनाब से, पाकिस्तान में, है ना। चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनी है नदी चिनाब, और ये 1180 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए जाकर के मिल जाएगी किससे? सिंधु नदी से, है ना। ये जो नदी देख रहे हैं हम लोग, कौन सा? झेलम। झेलम की एक सहायक नदी है, इसका नाम है किशन गंगा।
क्या नाम है इसका? किशन गंगा नदी। कौन सी नदी? किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी जो है, इस पर एक डैम बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? किशन गंगा डैम। और झेलम नदी पे भी एक डैम बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? तुलबुल नेविगेशन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? तुलबुल नेविगेशन। और झेलम नदी के किनारे में शहर बसा हुआ है, शहर का नाम क्या है? श्रीनगर। कौन सा शहर है? श्रीनगर। और इसी में एक झील है, झील का नाम है डल झील और वुलर झील। ठीक, कौन सी झील है? डल झील और वुलर झील। सिंधु नदी पे भी दो डैम बने हुए हैं। कौन कौन से डैम हैं? तो एक का नाम है चूखा। क्या नाम है इसका? चूखा। और दूसरे का नाम है नीमू बांझपू। क्या नाम है? नीमू बांझपू। क्लियर? चूखा और नीमू बांझपू, ध्यान में रहेगा। कौन सा डैम है? चूखा और नीमू बांझपू। इसके बाद देखिए, इसके बाद सिंधु नदी पे, सॉरी, चिनाब नदी से एक और नदी आकर के मिलेगी, जो कुल्लू पहाड़ियों से निकलेगी और आकर के इसमें मिल जाएगी। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है रावी। क्या नाम है इसका? रावी नदी। क्लियर? कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है रोहतांग दर्रे के पास से ही, कुल्लू पहाड़ियों से। कहाँ से? कुल्लू पहाड़ियों से। क्लियर? कुल्लू पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही है? रावी नदी। रावी नदी पे भी एक डैम बना हुआ है, इस डैम का नाम क्या है? थीन डैम। कौन सा डैम है? थीन डैम। जबकि चिनाब नदी पे 3 डैम बने हुए हैं, 1, 2 और ये 3। एक का नाम है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ठीक, ऐसा 3 डैम बना हुआ है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। क्लियर? किस पे बना हुआ है? चिनाब नदी पे। चिनाब की एक और लंबी सहायक नदी है, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी जो है, ये कहाँ से निकल रही है? तो ये भी मानसरोवर झील के पास, ठीक, राकस ताल या राक्षस ताल कहते हैं इसको। राक्षस बैठा हुआ है वहां, ऐसा नहीं है, ठीक ना। नाम क्या है? राक्षस ताल। समझ में आया? राक्षस ताल या राकस ताल झील से निकलेगी, भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करेगी। कहां से प्रवेश करेगी? शिपकिला दर्रे से। कौन सी नदी है ये? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। और 1450 किलोमीटर की लंबाई में बहेगी भारत में। कितनी लंबाई बहेगी? 1450 किलोमीटर की लंबाई में। और इस पे डैम भी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं, इसका नाम है नाफ्ता झाखरी। क्या नाम है इसका? नाफ्ता झाखरी। ये क्या है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्लियर? सतलज नदी पे कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? नाफ्ता झाखरी रहेगा। कौन सा पन बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है? नाफ्ता झाखरी। याद रहेगा नाम। इसके बाद इस पे एक डैम है, इसका नाम क्या है? भाखड़ा नांगल डैम। कौन सा डैम है? भाखड़ा नांगल। ये एक डैम ना होकर के 2 डैम है, जिसका भाखड़ा डैम वाला हिस्सा हिमाचल प्रदेश में आता है और नांगल वाला हिस्सा पंजाब में आता है। दोनों को साथ में मिला के कहते हैं भाखड़ा नांगल डैम। अब ये जो डैम बना हुआ है भाखड़ा नांगल, ये भारत का कंक्रीट बेस्ड सबसे ऊंचा बांध है। कौन से कैटेगरी में? कंक्रीट बेस्ड। कितना ऊंचाई? 226 मीटर, 226 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 226 मीटर। याद रहेगा। कितनी ऊंचाई? किसकी? भाखड़ा नांगल डैम की। कितने डैम हैं? 2 डैम है। अब बात यह है, इस डैम की खास बात यह है कि इस डैम का पानी जिधर इकट्ठा होता है, ठीक,
उसको नाम दे दिए हैं गुरु गोविंद सिंह जलाशय। क्या नाम दिए हैं? गुरु गोविंद सिंह जलाशय। और गुरु गोविंद सिंह जलाशय भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित, ठीक, क्या है, झील है। मानव निर्मित झील कौन सा? गुरु गोविंद सिंह जलाशय। इसके बाद इस पे एक और डैम बना हुआ है, सॉरी डैम नहीं, बैराज बना हुआ है। कौन सा बैराज है? तो बैराज का नाम है, ठीक, बैराज का नाम है इस पे हरिकै। कौन सा बैराज बना है? हरिकै बैराज। कहाँ बना हुआ है? तो हरिकै बैराज बना है वहां पे, ठीक, हरिकै नामक जगह पे, जहां पे व्यास नदी आकर के मिलती है इससे। कौन सी नदी? व्यास नदी। व्यास नदी भी कुल्लू पहाड़ियों के पास से निकलेगी और आकर के इसमें मिल जाएगी टोटल 465 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए। क्लियर? 465 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए आकर किसमें मिल जाएगी? हरिकै बैराज के पास, सतलज नदी में, ठीक ना। यहां से एक नहर निकली हुई है। नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी, ठीक, नहर। कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर। याद रहेगा कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे। किस जगह पे बना है? हरिकै नामक जगह से शुरू होता है। कितनी लंबाई है? 650 किलोमीटर। एग्जैक्ट लेंथ है 649 किलोमीटर। मानव निर्मित नहर है। कैसी नहर है? मानव निर्मित, ठीक, ह्यूमन फॉर्म क्या है? ये नहर है। अब इस नहर की खास बात क्या है? ये भारत में पंजाब से निकलेगी, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों में बहेगी। राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करता है ये। पूरा राजस्थान का मारवाड़ वाला क्षेत्र क्या है? ठीक, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, वहां पेयजल की आपूर्ति कौन सा नहर कर रहा है? इंदिरा गांधी नहर। याद रहेगा। कितनी लंबाई? 649 किलोमीटर। व्यास की लंबाई कितनी? 465 किलोमीटर। व्यास नदी पे भी एक डैम बना हुआ है। इसका नाम क्या है? पोंग डैम। कौन सा डैम है? पोंग डैम। क्लियर है? कौन सी नदी? व्यास नदी। समझ में आया है कि नहीं? आ गया? ठीक, इतना बात ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? क्या बताया मैं कि कौन सी नदी? व्यास नदी। कहां से निकल रही है? कुल्लू पहाड़ियों के पास से निकल रही है, रोहतांग दर्रे के पास से, और ये आकर के मिल जा रही है किससे? सतलज नदी से। कितनी लंबाई तय करते हुए? 465। इस पे डैम कौन सा बना है? पोंग डैम। कहां बना हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां बना है? हिमाचल प्रदेश। हरिकै बैराज कहां है? पंजाब में। कहां है? पंजाब में। भाखड़ा नांगल पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों में है। नापता झाखरी हिमाचल प्रदेश में है ना। नापता झाखरी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। थिन डैम कहां है? ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है। क्लियर? सलाल, बगली हाथ, दोहसे, तीनों कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, तुलबुल किशनगंगा कहां है? श्रीनगर में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। चूखा न्यू बांजपू कहां है? तो लेह लद्दाख में। समझ में आया? इतनी बातें ध्यान में रहेंगी इन नदियों के बारे में। अब देखिए, इसको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहला बात, कौन सा नदी? सिंधु नदी अपवाह तंत्र, है ना। सिंधु नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु रिवर। इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? उद्गम कहां से है? बताइए, उद्गम कहां से? उद्गम कहां से? बोखरचू ग्लेशियर। कहां से? बोखरचू ग्लेशियर। ठीक, कहां से है? बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर, मानसरोवर झील के पास से, ठीक, तिब्बत के पठार से, है ना, कैलाश पर्वत के पास से, कैलाश पर्वत के पास, यहां से क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है। ठीक,
टोटल लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कहां कहां बहती है? चाइना में, इंडिया में और पाकिस्तान में। भारत में कितना बहती है? भारत में बहती है 1114 किलोमीटर। कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर। कहां? भारत में। भारत में इंटर कहां से करती है और भारत में एग्जिट कहां से लेती है? तो भारत में इंटर कहां से करती है? दमचौक से। कहां से? दमचौक से लेह लद्दाख में। और एग्जिट कहां से लेती है? चिल्लास से। कहां से? चिल्लास से। कहां है? पीओके में। ठीक, कहां है? पीओके में। अगर देखें इसका विसर्जन कहां होता है? कहां होगा विसर्जन? अरब सागर में। कहां होगा? अरब सागर में, कराची। कराची पाकिस्तान, है ना। यहां क्या होगा? इसका विसर्जन होगा। अगर इसकी सहायक नदियां देखें, सहायक नदियां, तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी? कौन सी है? चिनाब है। कौन सी है? रावी है, सतलज है, फिर व्यास है और झेलम है ना, काबुल है, गोमल है, श्योक है, गिलगित है, नुब्रा है। ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। समझ में? आगे बात, अगर विशेष बात देखें कि इस नदी के बारे में खास क्या है, तो एक तो याद रखना है इसका प्राचीन नाम। इसका एक दूसरा नाम है हिरण्य। क्या नाम है? हिरण्य। वैदिक संहिताओं में और वैदिक काल में इसका क्या नाम होता था पहले? हिरण्य। क्लियर? तो इसका दूसरा नाम क्या है? हिरण्य। और इसे यूनानियों ने क्या कहा है? इंडस रिवर। कौन सा रिवर कहा है? इंडस। यूनानियों ने कौन सी नदी कहा है इसको? इंडस नदी कहा है। विशेष बात में याद रखिएगा कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक कौन सी नदी है? चिनाब। सॉरी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? लंबी नहीं, बड़ी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब बाकी जितनी भी नदियां हैं सबका जल ले जाकर के किसमें डाल रही है? सिंधु में। इसीलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर किसमें है? चिनाब में। दूसरा बात 19 सितंबर 1900, ठीक, 1960 को, 19 सितंबर 1960, ये डेट याद रखिएगा। इस तिथि को भारत व पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? सिंधु जल समझौता हुआ। अब सिंधु जल समझौते में क्या तय किए? देखिए, सिंधु जल समझौते में तय किए कि ऊपर की 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब, इसके 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। समझ में आया? कितने प्रतिशत? 20%। 20% कौन करेगा? भारत। 80% का कौन करेगा? पाकिस्तान। रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग कौन करेगा? भारत। और 20% का कौन करेगा? पाकिस्तान। यहां पे 80% कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और 20% कौन करेगा? भारत। समझ में आया? दोनों नदियों के बीच क्या कर दिया? जल का बंटवारा कर दिया, है ना। भारत को इसमें सिंचाई करने की सुविधा मिलेगी, जो सिंधु नदी है चाहे अन्य नदियां हैं, ठीक। हाइड्रो पावर जनरेशन की सुविधा मिलेगी, है ना। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब हम लोग डैम बनाए तो पाकिस्तान का प्राण पखेरु उड़ गया। समझ में आया? जहां डैम खोले, एक बार, हमको परमाणु बम चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल डैम खोलने की आवश्यकता। सारे डैम को एक साथ खोल दिए, पाकिस्तान बह करके कहां पहुंच जाएगा? कराची में। समझ में आया? अरब सागर में, एक बार में। समझ रहे हो बात को?
इसको ध्यान में रखिए। आगे देखिए, ठीक, और क्या खास बात है, तो यह लद्दाख लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। किसके किसके बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच। अगला बात ध्यान रखना है इसमें कि यह गुंजी के पास 5200 मीटर गहरा 5200 मीटर गहरा महाखड्ड, हिंदी में कहते हैं गार्ज, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्ज, हिंदी में महाखड्ड, ठीक, या गार्ज बनाती है। क्लियर बात? कहां गार्ज बना रही है ये? गुंजी के पास। कितना गहरा? 5200 मीटर गहरा, मतलब 5 किलोमीटर गहरा। समझ पा रहे हो? 5200 मीटर गहरा गार्ज कहने का मतलब है हिमालय बाद में बना है, पहले ये नदी बह रही थी। समझ में आया? और हिमालय के उत्थान होने के साथ साथ हिमालय को क्या करना शुरू कर दिए? काटना शुरू कर दी, अपना रास्ता नहीं बदली। उसी का प्रमाण है कि ये कितना गहरा गार्ज बना रही है? 5200 मीटर गहरा गार्ज बना रही है। समझ में आया? मतलब ये कैसी नदी हुई? कैसी नदी हुई? पूर्ववर्ती नदी हुई। समझ में आ गया बात? कैसी नदी है ये? पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाद देखिए, इसकी सहायक नदियों में कौन सी नदी है? चिनाब। अब इसको टेबलाइजेशन कर लेते हैं तो फटाफट बनेगा हमसे, है ना? देखिए, टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। तो एक हो गया झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, है ना? इन्हीं नदियों को जानना है हमको, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब। यहां पे लिख लेते हैं विषय, यहां पे झेलम, यहां पर चिनाब, ठीक, चिनाब, यहां पर रावी, यहां व्यास और यहां पर सतलज। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहला बात कि इन नदियों का कोई अन्य नाम है क्या? कोई दूसरा नाम है तो उन नाम को भी जानना है, उस नाम को जानना है, ठीक ना? इस नदी का कोई दूसरा नाम है तो उन नामों को भी हमको जानना है। झेलम नदी को कहते हैं वितस्ता। क्या बोलते हैं इसको? वितस्ता। झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? वितस्ता। झेलम का दूसरा नाम वितस्ता। ऋग वैदिक काल में इसको क्या कहा गया है? वितस्ता। ठीक, वेदों में क्या कहा गया है? वितस्ता। चिनाब को कहते हैं अस्किनी। क्या कहते हैं? अस्किनी। चिनाब का दूसरा नाम क्या है? अस्किनी। रावी का दूसरा नाम है परुष्णी। क्या है? परुष्णी नदी। क्या नाम है? परुष्णी। वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी। व्यास का याद हो जाएगा आपको, विपाशा। व्यास का विपाशा सुने हो, ये तो याद ही होगा। व्यास का विपाशा। और सतलज का शतुद्री या सतुद्री। सतलज का शतुद्री। क्या है सतलज का? शतुद्री। ध्यान में रहेगा, सतलज, शतुद्री, व्यास, विपाशा। रावी का अलग है, रावी का सबसे अलग परुष्णी, चिनाब का अस्किनी और झेलम का वितस्ता। अगर इनका ओरिजिन देखें कि कहां से ये निकल रही हैं, उद्गम कहां से है, तो उद्गम बताइए। झेलम का क्या बताया था उद्गम? कहां है झेलम का उद्गम? बोलो, फट से बोलो। अभी बताया था ना, क्या? शेषनाग झील। कहां से? शेषनाग झील से। शेषनाग झील वेरीनाग पर्वत, वेरीनाग पर्वत पीर पंजाल से, यहां से क्या है इसका ओरिजिन है ना? चिनाब का उद्गम चंद्रा प्लस भागा।
के मिलने से। रावी का उद्गम कुल्लू पहाड़ी, रोहतांग दर्रा, कुल्लू पहाड़ी रोहतांग दर्रे के पास से। व्यास का भी यही है। सतलज का राकसताल झील, कहां से? राकसताल झील, मानसरोवर तिब्बत के पठार से। क्लियर? यहां से क्या है, इसका उद्गम है। इसके बाद विसर्जन देखें, कहां जाके विसर्जित हो रही है। ठीक, अपना जल कहां ढार रही है या कहां गिरा रही है? तो झेलम कहां गिराती है? चिनाब में। कहां गिराती है? चिनाब किसमें? सिंधु में। कहां? सिंधु में। रावी चिनाब में। ये कहां पे? चिनाब में। और व्यास भी कहां? चिनाब में। सतलज भी कहां? चिनाब में। कहां पे? मिठानकोट के पास। क्लियर? मिठानकोट पाकिस्तान। क्लियर? यहां ये जल गिराएंगे। इनकी लंबाई बताइए, लंबाई कितनी कितनी है? झेलम की लंबाई कितनी? 724। रावी कितनी? 725। चिनाब कितना? 1180। हो गया? बनेगा? व्यास का कितना? 465 और सतलज का 1450। हो गया? याद करने के लिए 1450 नहीं हो रहा है तो इसके सामने ऐसे लिख लो। 1450 अगर नहीं हो पा रहा है तो 1 4 4 के बाद 6 5 कर दो। 4 6 5 इधर का उठा के उसमें चिप दो। 15 किलोमीटर बढ़ा दोगे तो कुछ बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। समझ में आया? अल्टीमेट गोल है हमारा कि याद रहना चाहिए, है ना? तो 15 किलोमीटर बढ़ा देने से कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रह जाएगा, है ना? इसके बाद तट पर देखें कि तट पर कौन सा शहर है। तो झेलम के तट पे श्रीनगर बसा है। कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर। बाकियों को छोड़ दीजिए, इनमें नहीं है। फिर इनमें डैम देखें तो डैम कौन सा बना है झेलम पे? इस पे किशनगंगा। कौन सा? किशनगंगा और तुलबुल नेविगेशन। कहां पे? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। चिनाब पे सलाल, बगलीहाट और दुलहस्ती, ये है। रावी पे थीन। कौन सा डैम है? थीन डैम। क्लियर? कौन सा डैम है? थीन। व्यास पे पोंग। कौन सा डैम है? पोंग। और सतलज पे नाफ्ता झाकरी, नाफ्ता झाकरी। फिर हरिकै, बैराज और फिर भाखड़ा नांगल। ध्यान में रहेगा कि नहीं? इसके बाद विशेष बात कुछ है तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको कि झेलम नदी के तट पे 325 बीसी में ठीक राजा पौरस, ठीक पुरुषपुर के राजा पौरस और ठीक यूनान के राजा सिकंदर के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक, हाइडेस्पिस का युद्ध, ध्यान है? हिस्ट्री में पढ़े होंगे। क्लियर? यहां से फिर सिकंदर की सेना क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है चिनाब। चिनाब में याद रखना है कि यह सिंधु की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। हैं? हाँ, लंबी है। रावी छोड़ दो, कोई और विशेष खास बात नहीं। व्यास में भी छोड़ दो। सतलज नदी में याद रखिए, यह भी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। ठीक ना? कैसी नदी है? पूर्ववर्ती। बृहद हिमालय को, लघु हिमालय को काटते हुए आती है। समझ में आया? और ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से बहती है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा?
इतना बात आपको पढ़ना है, इतना बात जानना है। क्लियर? कौन सी नदी? तो ये 5 नदी, 5 ये, एक सिंधु, 6, और एक सिंधु की और सहायक नदी हुआ करती थी जो अभी विलुप्त है, इसको बोलते थे सरस्वती नदी। ठीक, कितने नदियां हो गई? 7। 7 नदियों के क्षेत्र को मिला के कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश, जहां पे भारत में आर्य आए थे। ठीक ना? मैक्स मुलर ने बताया था कि भारत में आर्य आए थे कहां से? मध्य एशिया से, मिडिल ईस्ट से। क्लियर? और आकर के कहां बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। यही है वो सप्त सैंधव प्रदेश। समझ में आया? अगर इसको अब मैप में देखें तो मैप में देखें, ताकि आपको चीजें जो हैं एक बार में क्लियर हो जाए। देखिए, ये दिख रहा है, यहां से नदी कौन सी निकल रही है? सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी ऐसा आकर के कहां मिल जा रही है? पाकिस्तान के पास, अरब सागर में। क्लियर? इसकी सहायक नदी ये वाली दिख रही है, ये कौन सी है? ये सतलज नदी है। ठीक, और ये आ रही है कौन सी नदी? चिनाब। ये कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब की सहायक नदी ये कौन सी हो गई? झेलम। और ये वाली कौन सी हो गई? रावी नदी। और ये वाली कौन सी हो गई? व्यास नदी। और ये वाली कौन सी हो गई? श्योक नदी। ठीक ना? और इधर पाकिस्तान से आने वाली गोमल नदी। इसमें और बना ले अफगानिस्तान से आने वाली तो ठीक काबुल नदी। और इधर ऊपर से आने वाली गिलगित नदी। ठीक ना? और इसमें आने वाली नुब्रा नदी। समझ में आया? ये क्या है? सिंधु नदी अफवाह तंत्र। क्लियर? और इन पे डैम देख ही लिए, सिंधु नदी पे चूखा और नीमू बांजबू, है ना? झेलम नदी पे किशनगंगा और तुलबुल। फिर चिनाब नदी पे सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती। फिर रावी नदी पे थिंड डैम। और व्यास नदी पे पोंग डैम, है ना? और झेलम नदी पे, सॉरी, सतलज नदी पे नापता झाकरी, भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज। और वहां से नहर निकलेगी इंदिरा गांधी। समझ गए कि नहीं? बढ़िया समझ में आया? इतना पढ़ना है हमको किसके बारे में? सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, इतना पढ़ेंगे सिंधु नदी अफवाह तंत्र हो जाएगा समाप्त। फटाफट बनाओ, अभी पूछूंगा तुरंत, एकदम छापो।